नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे देश के मिडिल क्लास की। भारत का मिडिल क्लास आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उनकी बचत कम हो रही है, नौकरियां कम हो रही हैं और वेतन महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ रहा है। यह कहना है मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी साहब का। क्या सच में देश का मिडिल क्लास कंगाल हो रहा है? मिडिल क्लास के इंजन को कौन रोक रहा है? क्या इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है भी या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे भारत और चीन के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों। भारत और चीन के रिश्तों में हाल ही में कई कड़वाहट आई और इस बीच एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी सामने देखने को मिल रहा है। चीन ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वो खाद यानी फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीनों पर लगाए गए एक्सपोर्ट्स का कर्ज जो है वो हटा देगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बदलाव कैसे आया। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारतीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वांग ने अमेरिका को इनडायरेक्टली रूप से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है और एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। इनके स्टेटमेंट को और चीनी फैसले से भारत का क्या होगा, उनको फायदा होगा या नुकसान, विस्तार से इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम में चर्चा करेंगे कार सेल्स की। त्योहारों की सीजन आने वाली और इसी समय गाड़ियों की बिक्री भी जमकर होती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ सकता है। सरकार के जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से इस बार वाहन की बिक्री पर दबाव देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को कहा जा रहा है कि झटका ज्यादा लगने वाला है। क्यों लगेगा झटका, क्या है पूरा मामला, जानने और समझने की इसको भी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। क्या देश का मिडिल क्लास कम खर्च कर रहा है? क्या उसके पास पैसा खत्म हो रहा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने एक लंबे चौड़े ब्लॉग में देश के मिडिल क्लास की हकीकत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कॉरपोरेट का मुनाफा लड़खड़ा रहा है और इस संकट में अहम रोल देश के मिडिल क्लास निभा रहे हैं। सौरभ के मुताबिक दिवाली 2023 के बाद से ही भारतीय कंपनियों की इनकम ग्रोथ में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका बड़ा कारण कंजम्पशन में आई कमी और मिडिल क्लास के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। ये वजह बताई गई है। प्रवीण सर, सौरभ मुखर्जी साहब के चेतावनी को कैसे देखा जाए? इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है या कोई बड़े संकट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? प्लीज़ आसान भाषा में इसको डिकोड कीजिए। नहीं, देखिए, जो सौरभ मुखर्जी कह रहे हैं वो दरअसल पूरे देश के जो मिडिल क्लास है, जिसने इस देश की ग्रोथ को पिछले कई दशकों से थामे रखा और उसको आगे बढ़ाने में मदद की। देश जो ब्राइट स्पॉट बना या तेज़ रफ्तार वाला, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ने वाला अगर भारत मुल्क बना, तो उसमें एक बड़ा हाथ जो है वो भारत के मिडिल क्लास का रहा। और अब ये पूरा का पूरा तबका एक बड़े स्ट्रेस से गुजर रहा। और ये चीज़ सौरभ मुखर्जी जो कह रहे हैं वो पहली बार नहीं कहा जा रहा। पहली बात, ये बातें बहुत टाइम से कही जा रही थी और उसी का परिणाम ये है कि सरकार ने पिछले साल के आखिर से अगर हम देखें तो कई ऐसे स्टेप उठाए हैं जिसका फ़ायदा मिडिल क्लास को मिले, उसको एक राहत मिले जी। तो एक तो कोई नई बात नहीं, लेकिन मिडिल क्लास वाकई एक स्ट्रेस में है और ये तनाव कैसे कम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार के एफर्ट्स हैं, लेकिन आप समझिए कि चाहे पिछले कुछ वर्षों में लगातार महंगाई हो, उस महंगाई में भी सरकारी महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर हो, नौकरियों का पैदा ना होना हो, या फिर आप समझिए कि उससे भी बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जहाँ पे नौकरी है वहाँ पे वेज ग्रोथ का ना होना, वो एक बहुत बड़ी चिंता की फिक्र है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे मैं कहूँगा कि नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ करने की बजाय। जी। लेकिन सर, एक और रिपोर्ट भी आ रही है, वो कह रही है कि जो प्रपोज जीएसटी रिफॉर्म्स हैं इससे इन्फ्लेशन कम हो सकता है और जो आगे जो रेट कट का जो दरवाज़ा है सर, अब रेट कट और भी होने को देख सकते हैं हम लोग, यानी आरबीआई जो है और भी शानदार तोहफे हम लोग को देता हुआ दिख सकता है। इस खबर को कैसे देखा जाए सर? नहीं, देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है इस बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो महंगाई दर है 40 बीपीएस और कट जाएगी। हाँ, 40 से 80 बीपीएस तक महंगाई कम हो सकती है FY26 के सेकंड क्वार्टर के बाद से। तो महंगाई में कमी आएगी, किस वजह से? वो ये कह रहे हैं कि जो जीएसटी में सरकार का प्रपोज्ड रिफॉर्म है जो बड़ा, उसका फ़ायदा
इन्फ्लेशन को कम करने में मिलेगा। जी। और ये देखिए, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जो देश के मिडिल क्लास का संकट है, इसको लेके दर्द बार बार जाहिर होता था कि साहब सैलरी बढ़ नहीं रही, नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही। एआई, जो मुखर्जी कह रहे हैं, सौरभ मुखर्जी, वो कह रहे हैं कि एआई की वजह से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है मिडिल क्लास के सामने। एआई जिस तरह से नौकरियों को खा रहा है, वो देश के सामने एक बड़ी चिंता है। तो खैर, सरकार के अब जो रिफॉर्म के स्टेप हैं, चाहे 12 लाख तक टैक्स फ्री हो, आरबीआई का बार बार रेट कट करना हो, या अब जीएसटी का सबसे बड़ा सुधार, जिसको हमने कहा कि 91 के बाद का संभवतः ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है देश की इकोनॉमी के लिए, और उसकी वजह से इकोनॉमी को भी लगभग 70 बीपीएस तक का बूस्ट मिल सकता है। देश की ग्रोथ को, जो 6.5% पे अटक गई है, वहाँ पे एक ग्रोथ को भी आप कहें कि बूस्टर मिलने वाला है। और जो मिडिल क्लास का जो तबका है, आप समझिए कि जब ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान अगर 5% के स्लैब में आ गए, 12% और 28% का अगर स्लैब ख़त्म हो गया, या बाकी चीज़ें 18% में आ गई, तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिडिल क्लास को मिलेगा, जो तबका बहुत लंबे वक्त से इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था कि अब हमको राहत मिलेगी जी। महंगाई में, आमदनी में। इसका फ़ायदा दरअसल पूरी इकोनॉमी में इसका रिपल इफेक्ट दिखाई देंगे, जहां नई नौकरियां भी सृजित हो सकती हैं, जहां पे प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। जी। अब सर कुछ दिक्कतों पर भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से एआई की आपने बात की, उसके बाद आप कॉर्पोरेट इनकम को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रेखांकित किया है और कहा है कि वहाँ भी दिक्कतें हैं। निफ्टी पर लिस्टेड जो कंपनियां हैं, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में सबसे तेज गिरावट दर्ज की हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ क्या ठीक ठाक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी भी अगर आप देखेंगे, पहली तिमाही के जो नतीजे आए हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर, वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और इसी की वजह ये है कि हमने अगस्त में एक अच्छा खासा अमाउंट एफआईआई सेलिंग के तौर पे हमने देखा है। दूसरी जो बड़ी आफत आ रही है, वो अप्रैल से लगातार बनी हुई है, जो है ट्रंप के टैरिफ वार की। वो उसमें 50% का टैरिफ लगाना, उसने पूरी इकोनॉमी में सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा कर दी, और जिसकी वजह से मजबूरन सरकार को जीएसटी रिफॉर्म भी नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरा एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, जो टास्क फोर्स आपको अलग अलग तरह के रिफॉर्म जो है, आर्थिक रिफॉर्म, उसको करने के लिए उसको लेके सिफारिशें देगा। कल प्रधानमंत्री की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई जी, जिसमें कैबिनेट के बड़े बड़े मिनिस्टर सब शामिल थे और अर्थशास्त्री शामिल थे, और वहाँ ये कहा गया कि आप रिफॉर्म के लिए हमको सिफारिशें दीजिए या अपने इनपुट्स दीजिए, कहाँ रिफॉर्म हम कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगा जी, उसको लेके रिफॉर्म सरकार। तो अब सरकार असल में जिस चीज़ को लेके कहा जा रहा था पिछले कुछ वक्त से कि सरकार के पास अब एक रास्ता बचा है इकोनॉमी को ग्रोथ के रास्ते पे ले जाने का, वो है रिफॉर्म का रास्ता। सरकार को जो पूरी अड़चने हैं, चाहे टैक्स फाइलिंग से लेके हो, चाहे कारोबार शुरू करने और कारोबार चलाने की दिक्कतें हो, उस सब में सरकार को पॉलिसी का एक स्टेबिलिटी चाहिए। और ये बात अलग अलग, रघुराम राजन को भी अगर आप देखेंगे, वो भी यही बात कह रहे हैं कि आपको एक पॉलिसी स्टेबिलिटी लेके आनी होगी, जहां विदेशी कंपनी अगर पैसा लगाती है या कोई घरेलू लगाती है, तो उसको ये प्रेडिक्टेबिलिटी रहे, प्राइवेट कंजम्पशन टैक्स की प्रेडिक्टेबिलिटी रहे कि टैक्स आप ये सरकार बता रही है यही टैक्स रहेगा। ये नहीं रहेगा कि 2 साल बाद जब मैंने फैक्ट्री लगा ली, जब मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद सरकार कहे नहीं सब आप पे तो 10,000 करोड़ का जीएसटी बन रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव आप टैक्सेशन की बात, अलग अलग तरह के टैक्स के पॉलिसी लेवल पे वहां सरकार को अब एक स्टेबिलिटी दिखानी होगी, और वो रिफॉर्म के जरिए ही आएगी। एक अंतिम सवाल सर, रघुराम राजन साहब का भी आपने इस कहानी में लिया है, लेकिन तमाम जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि पहले एसयूवीज की हो बात, घर की बात हो, या तमाम तरह की ट्रैवलिंग की बात हो, उसमें डिमांड देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, इस पर भी आपका कोई कमेंट? बिल्कुल, डिमांड में स्लो डाउन है। जाहिर तौर पे लोग एक कॉन्शियस व्यू के साथ आगे बढ़ रहे हैं, खरीदारी को लोगों ने टाल दिया, और ये पिछले कुछ वक्त से, और कार सेल्स से बेहतर इसका उदाहरण हो नहीं सकता जी। कार कंपनियां या ऑटो सेक्टर जिस तरह की परेशानी में चल रहा है, ऑटो डीलर्स की अगर आप देखेंगे तो उनके यहाँ इन्वेंट्री के लेवल इतने ऊंचे हैं, वहाँ से पता चल रहा है कि लोग खरीदारी से पीछे हट रहे हैं। और ऐसा तब हो रहा है जबकि आरबीआई ने 100 बीपीएस का रेट कट कर दिया है। कार सेल्स हो, होम सेल्स हो, सारे के सारे जो वहाँ पे
एक तरह की स्थिरता हमको दिखाई दे रही है। तो उस स्थिति से निकलने के लिए अब देखिए, वही इकोनॉमिस्ट और जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार जीएसटी रिफॉर्म का रास्ता लेके आई है और जो महंगाई कम है, उसके बाद अब अक्टूबर में रिजर्व बैंक एक रेट कट फिर कर सकता है। और जीडीपी में भी बात हो रही है सर, जीडीपी में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है बिल्कुल, कि जिसका अगर मान लीजिए इफेक्ट पड़ता हुआ भी अगर दिखेगा, अगर मान लीजिए ट्रंप के टैरिफ से, जियोपॉलिटिकल टेंशन से, अनसर्टेनिटी से, उतना ही फायदा जो जीएसटी के रीस्ट्रक्चरिंग में या जो रिफॉर्म्स से हो वो देखने को मिल सकता है, यानी भरपाई होती हुई दिख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वांग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, यानी कंपटीटर के रूप में नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका को भी निशाने पर लिया और कहा कि बदलती दुनिया में एक तरफा धमकियां और फैसले नहीं चलेंगे। प्रवीण सर, इसके अलावा कुछ समय पहले चीन ने 3 खास चीज़ों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। ये 3 खास चीज़ें थी फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट या जिसको आप रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम से जानते हैं, टनल बोरिंग मशीन, और ये रोक जो थी सर, कहा जा रहा था कि भारत पर ही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत शायद इन चीज़ों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाए, लेकिन अब चीन ने अमेरिका को झटका देते हुए इन चीज़ों पर लगी रोक हटा दी, यानी चीन अब इन 3 चीज़ों को भारत को एक्सपोर्ट कर पाएगा। सर, 2 बहुत बड़ी खबर है। एक तो जिस चीज़ की हम लोग बार बार बात करते थे कि चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मिनरल्स पर जिस तरह से रोक लगाया जा रहा था, फाडा की चिट्ठी हो या तमाम ऑटोमोबाइल जो मेकर्स हैं वो कहते थे कि भाई किसी भी तरह से मंगवा दीजिए, क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग और तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो हैम्पर हो रहे हैं, प्रोडक्शन किसी भी वक्त जो है रुक सकता है। इसके अलावा सर, ये मंत्री साहब का जो विजिट है भारत का, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनकी इंडिया की विज़िट को आप ऐसे मानकर चलिए कि अमेरिका ने एक थाली में परोसकर भारत और चीन के संबंधों में नई सरगर्मी को दे दिया है हाथ में। अदरवाइज़ 2020 से दोनों देशों के संबंध जितने स्ट्रेन से गुजर रहे थे वो मतलब मुझे लगता है कि 1962 के बाद पहला मौका ऐसा था जब 2020 से लेके जब लद्दाख का मैटर हुआ और उसके बाद से लगातार दोनों के संबंध स्ट्रेन में थे जी। 2024 के अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी काजान में जब ब्रिक्स की बैठक हुई थी, वहाँ पे वो शी जिनपिंग से मिले थे। उसके बाद से उनकी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अब लेकिन माना जा रहा है कि अगली मीटिंग जल्द प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से हो सकती है। और ट्रंप के 50% टैरिफ कार्ड और भारत के साथ जिस तरह के संबंध नोज डाइव हुए हैं, जिस तरह के नीचे आए हैं, उसने भारत और चीन को अनचाहे एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया है। चीन के लिए बड़े फायदे की बात है। चीन ये चाहता था कि भारत और चीन नज़दीक आए। नहीं तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे सर कि चीन के हाथ में तो दोनों हाथ में उसके लड्डू आ गए। एक पाकिस्तान का भी आ गया सर, पाकिस्तान में भी वो अच्छा खासा पैसा अपना पंप कर रहा था, वहाँ भी उसने अपनी हेजेमनी बरकरार रखी थी, और अब भारत के साथ भी जो नज़दीकियाँ तो उसके लिए तो बहुत अच्छा। नहीं, देखिए, आर्थिक तौर पर चीन अभी मुश्किल में है, एक फैक्टर। दूसरी फैक्टर ये पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कहीं ठहरता नहीं। अगर पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व होते तो चीन को क्या पता नहीं, चीन खुद नहीं एक्सप्लोर कर लेता। चीन क्यों वहाँ बेल्ट एंड रोड, जो बेल्ट एंड रोड के तहत जो सड़क बना रहा है या बंदरगाह बना रहा है, चीन ने वहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन किया है। अमेरिका को कहाँ से पता चला कि पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑफशोर में वहाँ पे ऑयल रिजर्व है? तो ये तो एक वो है। लेकिन आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है जी। 1-2 साल में 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी। अमेरिका, चाइना और इंडिया होंगे। चीन के लिए ये दूसरी बड़ी बात यह कि भारत दुनिया का जो एक तरह से अगर चीन के बात कहें तो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। चीन भारत को अवॉइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत में अगर बात आएगी तो चीन के लिए भारत ज़्यादा मुफीद बैठता है। तीसरी चीज़, अमेरिका जब अगर पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो चीन कहेगा कि अब आप ही बैठ जाओ, मैं भारत के साथ गठबंधन कर लेता हूं जी। तो एक अनचाहे में जो जिस रीअलाइनमेंट की हम बार बार बात करते थे कि भारत, रूस और चीन, ये एक ट्रायंगल अब यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां तीनों देश बहुत क्लोजर हैं और उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जिन पर बात करने में दोनों देश झिझकते थे जी। जैसे जयशंकर 2 दिन की विजिट पे वांग यी इंडिया आए हुए हैं। इसके पहले एस जयशंकर गए थे चाइना, अजीत डोवाल गए थे चाइना।
इस मीटिंग में जो हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर और चाइनीज़ मिनिस्टर के बीच हुई, उसमें एस जयशंकर ने उनको ये साफ कहा कि डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स, यानी दोनों देशों के बीच में जो मतभेद हैं वो विवाद की शक्ल न लें, इसका हमको ख्याल रखना होगा। तो अब लेकिन इसमें एक चीज़ और है, दोनों देश एक इमोशनल तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि अब बस अमेरिका चूंकि अगेंस्ट है तो आओ सारे सेक्टर्स में एकदम घुल मिल जाते हैं। बहुत कॉन्शियसली एक बेहद सदी हुई बैलेंस्ड अप्रोच के साथ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं जी। जहां और अमिताभ कांत G20 शेरपा रहे और स्टार्टअप्स को और बाकी देशों में बड़े प्रमुख पदों पर रहे, वो भी ये मानते हैं। उन्होंने कहा कि साहब भारत को चीन की ज़रूरत है, चाहे आप चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके बाकी तमाम हाईटेक इंडस्ट्री में भारत चीन का कोलैबोरेशन होना चाहिए। ओके। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है ऐसे वक्त पे भारत और चीन साथ में आ रहे जब अमेरिका कुछ और करने की, और ये बैकफायर होकर दरअसल अमेरिका पे जाने वाली, इंडिया को भी फायदा है इसमें और चीन को भी फायदा है। तो भारत को क्या फायदा है सर, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा? नहीं, ट्रेड डेफिसिट भले कम नहीं होगा, लेकिन भारत को बहुत क्रिटिकल चीज, अब फर्टिलाइजर की जरूरत थी भारत को, रबी सीजन नहीं मिल रहा था जी। फर्टिलाइजर पे चीन ने बैन लगा दिया, अब वो फर्टिलाइजर को का रास्ता खुल गया। रेयर अर्थ मिनरल जिसमें मैग्नेट भी शामिल है वो रास्ता खुल गया आपका। तो भारत को बहुत सारी चीजें जो चीन पे जिन पे डिपेंडेंट था, अब अमेरिका दे नहीं रहा आपको, तो भारत, रूस, ब्राजील, चीन, अब ये कंट्रीज एक रीअलाइनमेंट में आपस में ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार करने वाली है। टैक्स सिस्टम को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाने के इस कदम का असर आने वाले महीनों में व्हीकल सेल्स पर देखने को मिल सकता है। खासकर त्योहारों के सीजन में फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% जीएसटी लगता है, जबकि पेट्रोल डीजल वाहनों यानी आईसी पर 28% जीएसटी और 22% तक सेस यानी कुल मिलाकर लगभग 50% का टैक्स देना पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार आईसी व्हीकल्स पर टैक्स घटाती है तो ईवीज को मिलने वाला जो बड़ा टैक्स बेनिफिट है वो कम हो जाए। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? जब हम कार सेल्स डाउन की खबरों को डिकोड करते रहते हैं तो ऐसे समय पे जब जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग वाला भी जो मामला आ रहा है, इससे कहा जा रहा है कि ईवीज की जो है खरीदारी, उस पर असर पड़ सकता है, सेल्स पे असर पड़ सकता है। पूरी खबर समझाइए। नहीं बिल्कुल, देखिए, और इस जो पूरी कहानी है इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो होगी मारुति, क्योंकि ऑटो सेक्टर की जो क्राइसिस है उसमें सबसे बड़ी क्राइसिस मारुति की क्राइसिस थी, जहाँ पे कि छोटी कारें बिकना बंद हो गया। मारुति की समझ में ये नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्या ईवी बनाना शुरू करे, क्या हाइब्रिड से काम चलेगा। मारुति तमाम ऑप्शंस को खंगालते हुए भी अभी तक अपना कोई प्योर ईवी प्रोडक्ट लेके नहीं आई। जी, आरसी भार्गव साहब जो किया है, बिल्कुल उनका स्टेटमेंट भी आ गया है सर। वो कह रहे हैं कि जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इससे इंडिया इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कल भी हम लोगों ने मनी सेंटर में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट जो मिलेगा सो मिलेगा, मारुति को कम से कम जो बहुत रिक्वायर्ड था, जो बहुत एकदम डिस्ट्रेस की उसमें था, वहां मारुति को एक बड़ी राहत मिलेगी। असर ये होगा कि देखिए, जब टैक्स का डिफरेंशियल जो डिफरेंस है वो अगर कम हो जाएगा, दोनों तरह की ईवी और आईसी कारों के बीच में अगर टैक्स का गैप कम हो जाएगा तो लोगों की प्रेफरेंस आज भी पहले पेट्रोल या डीजल गाड़ियां होने वाली हैं। छोटी कारों में खास तौर पे ये बात सामने आएगी। अब ईवी के साथ समस्याएं जो हैं वो चार्जिंग इंफ्रा नहीं है, रेंज की दिक्कत है, गाड़ियों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जब आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा मारुति जैसी कंपनी के लिए, तो उसके पास उसका फ़ायदा जाहिर तौर पर मिलना जो है वो होगा। जी, अब प्रवीण सर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग कंपनियों का जीएसटी एक्सपोजर मैं समझा रहा हूँ, तो जैसे मारुति सुजुकी की 68% गाड़ियाँ जो है 28% स्लैब में आती है। मैं टैक्स वाले भी थोड़े से आपसे बात पूछ लेता हूँ। हुंडई की 62% गाड़ियाँ जो है 28% स्लैब में आती हैं। टाटा मोटर्स की 87% गाड़ियाँ जो है 28% के स्लैब में आती हैं। तो अगर मान लीजिए टैक्स स्ट्रक्चर में भी अगर कुछ बदलाव होता है, 28% का स्ट्रक्चर जो है जो अभी लग रहा है इन पर टैक्स, वो कहा जा रहा है कि 18% भी हो सकता है। सेस वेस वाला मामला भी अगर हटता है तो सर तो कितनी फीसदी तक सस्ती हो जाएंगी ये गाड़ियाँ? मैं छोटी कारों की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए गाड़ियों की कीमत में। अलग अलग अनुमानों में कहा जा रहा है 8% से 10% तक कीमतें कम हो सकती हैं जी। लेकिन अब उसका चक्कर क्या है, अब लोगों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि जिन लोगों ने गाड़ियां बुक कर दी हैं या जो गाड़ी खरीदने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार थे कि बस अब कल जाके गाड़ी लेनी, अब वो सब अपनी परचेज को होल्ड कर देंगे।
अब सारे लोग वेट करेंगे कि कब सरकार इस प्रपोज रिफॉर्म को लेके आती है, कब गाड़ियों की कीमत 8-10% का दाम कम होना, मान लीजिए 10 लाख की कार है और 10% तो 1 लाख का फर्क है सीधा। नहीं, बीएनपी परिभाष की एक रिपोर्ट भी आई है सर, वो भी कह रहे हैं कि जैसा कि ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ था, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ था, अब रेट को लेकर भी अनसर्टेनिटीज़ है। लोग हिचक रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो होता है टैक्स स्ट्रक्चर जो नया आएगा उसके बाद ही हम लोगों की प्लानिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जनता में बड़ी दुविधा भी है सर, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ चुका है। अगर बिल्कुल कहा जाए ये कंपनियों की भी दुविधा है कंपनियों के सामने भी अब समस्या आ गई कि फेस्टिव सीजन जहां पे कि लगभग 30-40% की जो सेल्स है कारों की, कम से कम अगर मैं कहूँ, वो फेस्टिव सीजन के ड्यूरेशन में निकलती थी, वहाँ पे भी अगर सरकार तब तक क्लैरिटी लेके नहीं आई तो वहाँ पे भी सेल्स एकदम से गड़बड़ा जाएगी। तो कार कंपनियों के सामने भी मुसीबत है जी। जब तक सरकार की तरफ से, और देखिए इतनी जल्दी क्या सरकार राजी करके पूरा इनको और टैक्स स्लैब खत्म कर देगी या गाड़ियों को कम लेके आ जाएगी, फिर किस सेगमेंट को किस श्रेणी में डाला जाता है। मान लीजिए अभी जो एसयूवी खरीदना चाह रहे हो, पता चला कि 40% के उसमें चला गया ब्रैकेट में जो कहा जा रहा है, और गाड़ी और महंगी हो गई। तो ये अभी जो क्लैरिटी है वो वाकई क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक एक डोलड्रम की सिचुएशन अभी बनी रहेगी। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।